अखिलेश जी, हमने सेशन का नाम रखा है इंडिया का अखिलेश। इसके कई मायने हैं। उन तमाम मायनों के बारे में आज कोशिश करेंगे कि बात करें, लेकिन सबसे पहले आपसे ये सवाल कि इंडिया का हाल क्या है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया अपने कार्यक्रम में। आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैं खुद सोच रहा था कि इंडिया का हाल क्या मानूं। मैं इतना ही जानता हूं कि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लाल टोपी से घबराते हैं और दूसरा लाल सिलेंडर से। और इस बार जो आप सत्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अगली बार आप 72 सम्मेलन करिएगा, क्योंकि इधर जो हम लोग देख रहे हैं कि जिसका दाना उसका गाना, दाना बंद तो गाना बंद। और इस समय तो जिनका भत्ता बंद हुआ है उनकी तो कटौती चल रही है। कई लोग नौकरियों से भी बाहर हो रहे हैं। ये स्थिति हमें और आपको दिखाई दे रही है कि आज सबसे ज़्यादा आम आदमी अपने गैस के लिए परेशान है, एलपीजी के लिए परेशान है। जहां एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम मानते हैं, वहीं लोग चर्चा में लापता गैस भी कह रहे हैं एलपीजी को। अखिलेश जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जैसे आपने बोला इतना बेबाकी से और आपकी रिपार्टरी बहुत गजब की है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं अखिलेश जी, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं भयंकर वायरल होते हैं, ये अखिलेश जी लिखते हैं, कौन लिखता है इतना जबरदस्त जो आप लिखते हैं? इमोशन तर्क हम लोगों का है और उसको सही तरीके से फिट करने का तरीका हमारे पास, जैसे आपके पास चैनल में बहुत से क्रिएटिव लोग होंगे, तो हमारे पास भी क्रिएटिव लोग हैं। अखिलेश जी, ये एक बार सबके सामने आना चाहिए। कभी आप शायर हो जाते हैं, कभी आप व्यंग करते हैं, कभी आप जो कुछ कहते हैं उसके कुछ उदाहरण जरूर मैं चाहूंगी कि हम यहाँ हमारे जो दर्शक बैठे हैं उनके सामने भी रखें। कुछ तो हुआ है संगी साथियों के दरमियान, तलवार के खिलाफ ही हो गई है उसकी मयान। ऐसा कर्म क्यों करता वो कि सबसे आंख चुराता है। आते समय लगाया था अब जाते समय लगाता है। यूपी वाले पूछ रहे काला चश्मा इतना क्यों भाया है। एक और सुन लीजिए। बिन बैटरी के रिमोट हो गए, सीएम न बने डिमोट हो गए। अच्छे थे पहले अब खोट हो गए, सूखी नदिया की बोट हो गए। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। आपके जो समर्थक हैं वो भी देखते होंगे। तो ये जो कटाक्ष करने का तरीका है, व्यंग का जो तरीका है, ये आपका बहुत अलग तरह का अंदाज है। कई बार ज़रूरी बनता है, और जिस समय हम लोग राजनीति कर रहे हैं, कम शब्दों में तरीके से अगर कही जाए बात, तो जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच जाती है। अगर हम अंडरग्राउंड बोलें, संगी साथी बोलें, तो सब लोग जानते हैं हम किसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप सरकार चलाने में, निर्णय लेने में उन्हीं का है। वो अनरजिस्टर्ड हैं, संगी साथी हैं। तो इसलिए कई बार कोई बात अगर और अच्छे ढंग से कही जाए, इसलिए इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग उन्हीं लाइनों में अपनी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। अखिलेश जी, अब मैं उसी विषय पर आता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लापता गैस। पूरी दुनिया इस वक्त किसी ना किसी युद्ध में फंसी हुई है, हर कोई परेशान है। लेकिन विपक्ष जब आरोप लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि भारत की वजह से ही युद्ध हो रहा है। इस युद्ध से भारत का कोई लेना देना कहां है? हालांकि भारत के लोगों को बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो अगर हम विश्व गुरु को विश्व गुरु के रूप में माने, तो भारत की जनता और खासकर विपक्ष तो ये उम्मीद कर सकता है कि हमारे विश्व गुरु रोक सकते हैं युद्ध। और भारत के लोगों ने देखा कि बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी मीडिया की तैयारी के, सरकार के प्रमुख सांसद पाकिस्तान में उतर गए थे, और इस बार इजराइल से लौटे तो युद्ध हो गया। तो अगर इजराइल से लौट रहे थे,
ईरान में रुक गए होते तो शायद युद्ध नहीं होता। लेकिन अखिलेश जी, कल इसी मंच पर, यहीं पर मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि जो ऐसे संकट के समय कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ दल ऐसे हैं जो राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं, ये वक्त संयम और संवेदनशीलता का है। और यही शब्द विपक्ष के लिए क्यों नहीं? यही शब्द विपक्ष के लिए क्यों नहीं? यही भावना विपक्ष के लिए क्यों नहीं? आप विपक्ष के लोगों को झूठा फंसाएंगे, आप विपक्ष के लोगों को परेशान करेंगे अपनी संस्थाओं को भेज करके। न्याय कहां मिल रहा है? और जब मुख्य नगरी में हत्या हो जाए और राज्यसभा सांसद ये कहें कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं राज्यसभा में सरकार को नंगा कर दूंगा, और प्रमुख नगर जो क्यूटो बनना था, जहां पर दौड़ा दौड़ा कर छात्र की हत्या हो जाए, तो स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात तो रखेगा। जो संयम, जो न्याय की बात, जो मधुर भाषा की बात है, या अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात है, तो न्याय तो दीजिए विपक्ष को। आप न्याय कब देते हैं? देखिए, बिल्कुल विपक्ष को अपनी बात रखनी भी चाहिए और उसे वो मौका भी मिलना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए। लेकिन ये जो समय है, जो युद्ध हो रहा है, वो वर्ल्ड क्राइसिस है, वो सिर्फ भारत का क्राइसिस तो है नहीं। इसमें तो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, ये तो एक बड़ा चैलेंज है। तो क्या यहाँ पर वो एकजुटता नहीं दिखनी चाहिए? और इसमें तो हम पीड़ित हैं ना, आरोपी कैसे हो गए? इसीलिए मैंने कहा कि जब आप दुनिया के सामने इतने बड़े देश के और सरकार चला रहे हैं, हर देश से आपके संबंध अच्छे हैं, तो आपकी भूमिका क्या होती है? आपकी भूमिका ये होती है कि युद्ध ही नहीं होता। युद्ध क्यों हुआ? युद्ध टाल सकते थे, तभी तो हम विश्वगुरु मानते किसी को। तो इसका ना केवल विश्वगुरु हम इसलिए क्योंकि हम विश्वगुरु हैं, हमने लिख लिया इसलिए विश्वगुरु हो गए, लेकिन विश्वगुरु की जिम्मेदारी भी तो थी कुछ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर विश्वगुरु वाकई विश्वगुरु होते तो ये युद्ध नहीं होता। अगर अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शन लगाए तो आप भी तो आज कह सकते थे कि अगर युद्ध होगा और कहीं लोगों की जान जाएगी तो हम भी अमेरिका पर सैंक्शन लगा देंगे, कोई कारोबार अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। हम ऐसा कर सकते थे कि हम अमेरिका पे सैंक्शन लगा दें? तभी तो फिर आप स्वीकार कर लीजिए कि विश्वगुरु नहीं है हम। नहीं, लेकिन देखिए, एक जो स्वाभाविक सवाल है कि अगर तेल क्राइसिस है या गैस क्राइसिस है, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन वो पूरी दुनिया में लोगों के सामने दिक्कत है ना। लोग तो, तमाम ऐसे मुल्क हैं जो लोगों को कह रहे हैं कि आप भाई घर से काम करिए, आप तेल कम खर्च करिए, आप गैस कम खर्च करिए, क्योंकि नहीं मिलेगी। तो वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हमें उससे निपटना है, उस क्राइसिस से। ठीक है, क्योंकि आपने भी तो फैसला लिया। आपने पहले बोरी से चोरी की, बोरी में कटौती की, अब सुनने में आया कि वो 14 किलो का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का ही मिलेगा, तो आपने तो शुरुआत कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहेंगे अब रोटी का साइज भी छोटा कर लो आप। तो हम तो हर चीज को फेस कर चुके, देख चुके हैं। हम लोग सहमत हैं, सरकार अगर कोई सकारात्मक पॉजिटिव डिसीजन लेते हो सरकार के साथ हैं, लेकिन झूठा विश्वगुरु का सपना हम लोग नहीं दे सकते। आप हमारे किसानों के साथ सब समझौता कर लेंगे आप फार्मर्स के लिए एनिमल्स फीड आप अमेरिका से लाएंगे। आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर किया किसानों के लिए, और आप कहते हैं हम अमेरिका से इतने बड़े पैमाने पे कारोबार करेंगे। तो आपकी डिप्लोमेसी फेल है, फॉरेन पॉलिसी विदेशी तय कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश का सौभाग्य माने हैं कि हमारी विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है और विदेश फैसला ले पा रहा है हमारे देश से। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने देश को मजबूती से खड़ा दिखाई देना पड़ेगा। अखिलेश जी, अब एक और विवाद की जड़, वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा, आपका उसमें स्टेटमेंट भी आया। आपको नहीं लगता है कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार दोनों तरफ से इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है, बेवजह बढ़ाया जा रहा है?
ये अच्छा हम लोगों को भी नहीं लगा। और तब जब उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री योगी हैं, उन्होंने पूज्य शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पूज्य शंकराचार्य को अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान हुआ इसलिए हम सब सनातनी लोग उनके साथ खड़े थे। कोई कल्पना कर सकता है कि जो हमारी सदियों से परंपरा बन रही, वैदिक समय से परंपरा रही कि शंकराचार्य लोग स्नान करने जाते थे गंगा में, लेकिन पाबंदी लगा दी, रोक लिया। पुलिस प्राइवेट ड्रेस में आकर के धक्का मारती रही, उन्हें अपमानित होना पड़ा। उनके बटुक, उनकी चुटिया खींच ली गई, चुटिया खींच करके मारा गया, उन्हें अपमानित किया गया। और ये तो कुछ नहीं, जिनका सम्मान करना चाहिए था उन्हें आप सम्मान भेज रहे थे, आप सर्टिफिकेट मांग रहे थे। क्या शंकराचार्य जी को सर्टिफिकेट किसने दिया? शंकराचार्य जी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य जी तब से हैं जब सर्टिफिकेट भी नहीं बनते थे किसी के। और फिर उन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? उनका योग तो हमने, आपने सबने देखा है। जब वो एक टांग पर योग कर रहे थे, हमने सबने देखा है। लेकिन यूपी सरकार का तो ये कहना था कि मामला कोर्ट में है, और कोर्ट जब ये कहेगा शंकराचार्य हैं तो मानेंगे शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य होने पर विवाद है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य शंका से परे हैं। आप कह रहे हैं अपमान हुआ। दोनों डिप्टी सीएम, दोनों ने कहा कि वो शंकराचार्य के पक्ष में हैं। एक ने कहा कि हम पैर छू के उनको प्रणाम करेंगे, दूसरे ने कहा कि प्रशासन ने जो किया वो महापाप है। ये आपने जो कहा एकदम ठीक कहा। दोनों डिप्टी सीएम इसलिए डर गए क्योंकि अगर वो कहीं सम्मान में चले जाते तो बहुत डपट खाते वो। इसीलिए किससे डपट खाते? अब वो खुद जानते कि डपट कहाँ मिलेगी उन्हें। और जो जानकारी मिली है कि जैसे उन्हें जानकारी हुई कि पूजनीय शंकराचार्य जी लखनऊ आ रहे हैं, वो दोनों आउट ऑफ स्टेशन हो गए। तो किस बात के डिप्टी सीएम है? किस बात के लिए कह रहे थे कि दंडवत होकर के हम उनका सम्मान करेंगे? उनका अपमान महापाप है। आपने बटुकों को बुलाकर के सम्मान किया। ये बटुओं से चलते हैं, बटुक का क्या सम्मान करेंगे? आप यूपी के देखिए, इनके हाथ में बटुआ मिल जाए अगर, तो सब कुछ बदल जाता है वहां। लेकिन जब आप अभी कह रहे थे कि सभी सनातनी आहत हुए शंकराचार्य के साथ जो हुआ उसको लेकर, जब आप उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से जवाब ये आता है कि अखिलेश यादव भी तो रामभद्राचार्य जी के लिए इस तरह के शब्दों का, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के लिए इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सनातन का अपमान नहीं है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में केवल मैंने एक बार कहा, और वो मैंने सरकार को याद दिलाया। हालांकि वो नेताजी हमारे प्रति वो भाव नहीं रखते थे जो एक हम लोग उम्मीद करते थे। उसके बावजूद भी उनके ऊपर जो मुकदमे लगे थे, बिना किसी के जानकारी के वो मुकदमे मैंने वापस लिए थे। तो सरकार को याद दिलाने के लिए कि आप सनातनी हैं, आप पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान मत करिए, उनसे सर्टिफिकेट मत मांगिए, अधिकारियों को भेज करके प्राइवेट ड्रेस में उन्हें अपमानित मत करिए। और जब ये भी नहीं माना, स्वीकार किया, तो क्या किया उन्होंने? झूठे मुकदमे लगाए, साजिश और षड्यंत्र की। एक बात तो साफ हो गई है कि शंकराचार्य जी के आह्वान के बाद ये नकली संत बचने वाले नहीं हैं। नकली संत, आप किसको नकली संत मानते हैं? जो संविधान और कानून को नहीं मानते। बीजेपी ये बार बार कह रही है कि शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद की जो विवाद है उसकी आड़ में आप राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। बिहार में उम्मीदवार उतारे और अब यूपी की बारी है। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है।
जो पीड़ा में है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, हम उसके साथ हैं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं उनका पॉलिटिकल एजेंडा आप चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं हमारा और उनका किसी तरह का पॉलिटिकल एजेंडा हो। जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, उसके साथ पीडीए, हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का सबसे बड़ा मुद्दा है गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाना। इसके लिए वो संघर्ष भी कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। आपकी सरकार आएगी तो गौ माता को राज्य माता का दर्जा देंगे, और आप घोषणा पत्र में लिखेंगे। क्या इस बारे में आपकी उनसे बात हुई? गौ सेवा हम आज से नहीं कर रहे हैं। हम जिस वंश के हैं, जहाँ से हमारी पीढ़ियाँ आई हैं, हम तब से गौ सेवा कर रहे हैं। और मैं आपको फिर भी याद दिलाता हूँ, बताता हूँ कि गाय सेवा हमारी हमेशा रही है और करते रहेंगे। ये भाजपा वालों के किसी के गाय वाय नहीं है, इनके मत धोखा खाइएगा आप। इन्हें केवल प्रेम गोबर से है, और कोई चीज इन्हें खराब करवानी हो तो भाजपा को दे दो आप। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में सबसे पहला काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में लगाया, बनकर के तैयार हो गया, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट। और तय ये किया था सरकार ने कि धीरे धीरे आसपास जो हमारी देसी गाय हैं वो बढ़ जाएंगी और जानवर हटा दिए जाएंगे। और अगर उससे भी नहीं काम चलेगा तो गाय के दूध के खरीदने के लिए चाहे हमें भैंस के फैट कंटेंट से देख करके जो रेट मिलता है उसे 4 रुपये ज़्यादा देना पड़े, हम देंगे और गाय की सेवा करेंगे और गाय की संख्या बढ़ाएंगे। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। और आज मैं ये दावा कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि देश का सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट था वो, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से करवाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे बंद कर दिया। तो आप बताइए गौ सेवा कौन ज्यादा करता है? हम ज्यादा करते हैं कि बीजेपी वाले करते हैं ज्यादा? अखिलेश जी, ये जो आप ऑफर निकालते हैं कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम 100 विधायक लाएं और सीएम बन जाएं, क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी? अब मुझे जानकारी हो गई है कि उन दोनों डिप्टी सीएम पर एक भी विधायक नहीं है। ये क्या लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर था? ये सच है, ये सच है। कंडीशनल ऑफर था। वो कह रहे लिमिटेड टाइम ऑफर था, मैंने कहा नहीं, कंडीशनल ऑफर था। जब मुख्यमंत्री जी जापान गए तो उससे अच्छा मौका क्या था? उस समय मैंने मौका दिया उन्हें। जब मुख्यमंत्री ही नहीं उत्तर प्रदेश में, और चार्ज किसी को देके नहीं गए। सोचिए कितना अविश्वास था अपने डिप्टी सीएम्स पे। अमूमन ये जब कोई मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ करके किसी कार्यक्रम में जाता है दूसरे देश में, तो वो कार्यभार किसी न किसी को संभालने के लिए दे करके जाता है, ये परंपरा रही है। लेकिन ये मुख्यमंत्री ऐसे थे जो दोनों डिप्टी सीएम पर भरोसा नहीं कर सकते थे। तो उसी मौके का लाभ उठा करके मैंने कहा कि जब तक जापान यात्रा उनकी चल रही है तब तक ये ऑफर है, और जैसे ही वो आए ऑफर खत्म। और अखिलेश जी ये बताइए, फिर ये विधायक हैं किसके साथ? विधायक किसी के साथ नहीं है। विधायक अपनी विधायकी बचाने के लिए बैठे हुए हैं, और अभी जैसे चुनाव आएगा आपको पता लग जाएगा विधायक किसके साथ हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं तो जवाब में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो अनुशासित हो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है, और इतना गांजा पकड़ा जा रहा है, हालांकि वो लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। राजधानी में पकड़ा जा रहा है, बनारस में पकड़ा जा रहा है, गोरखपुर में पकड़ा जा रहा है, ललितपुर में पकड़ा गया, झांसी में पकड़ा गया। कोई शहर उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं जहां पर गांजा न पकड़ा जा रहा हो। सवाल ये नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग हर बार सवाल ये पूछते हैं जा कहाँ रहा था। और आजकल तो ओटीटी का जमाना है,
कहीं ऐसा ना हो कि ओटीटी वाले भी एक गांजा गंज कर करके कोई सीरियल बना दें या सीरीज बन जाए। उन पे कौन भरोसा करेगा? सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या था, एक्सप्रेसवे बनने लगे थे। हालांकि अभी थोड़े बहुत बने हैं, लेकिन भारत सरकार ने कोई एक्सप्रेसवे नहीं दिया है। मेट्रो बनने लगी थी लखनऊ में, कानपुर में, आपके आगरा में, नोएडा में, और नोएडा से दिल्ली जोड़ने का, नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला 1 इंच भी सरकार ने मेट्रो के काम को नहीं आगे बढ़ाया। जब आज मैं आपके इंटरव्यू में आ रहा था, मैंने अखबार में पढ़ा कि अब 2030 तक लखनऊ की मेट्रो पूरी करेंगे, जो 5 साल पहले मेट्रो पूरी हो जानी चाहिए थी। कब? 2030 में। देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में पूरा डीपीआर बना करके, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर करके मेट्रो का प्रस्ताव दे करके मैं आया था और बजट भी दिया था उसके लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, आप बताइए। मां गंगा को लेकर के क्या नहीं कहा गया कि मां गंगा ने बुलाया है। आप तो दिल्ली में रहते हैं, तस्वीरें वो देखते होंगे, यमुना का क्या हाल है। और याद रखिए आप, ये यमुना का पानी यमुना में नहीं रहता है, अंतोगत्वा ये भी मां यमुना का पानी गंगा में ही पहुंचता है। तो आखिरकार मां गंगा को कौन भूल गया है? क्यों नहीं सफाई हो पाई? उसका जिम्मेदार कौन है? तो इसलिए मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद मत करो। जनता इस बार तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। लेकिन अखिलेश जी, केशव मौर्य तो कहते हैं कि 27, 32, 37 सरकार बीजेपी की ही बनेगी। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, वो अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं। 27, 32 और क्या 37, वो अपने कुर्ते का साइज बना रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से उनके सब पेट बढ़ता चला जा रहा है। तो आप नहीं समझ पा रहे इतने दिन से। अखिलेश जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि संसदीय परंपरा में जो पहले नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है? कटुता बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से कटुता बढ़ती जा रही है। किसने बढ़ाई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। आप अपने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप, और उन्हें झूठा फंसाएंगे आप। मैं कितने गिनूं आपको? आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे किसने लगाए? किसने बदनाम किया? उनकी यूनिवर्सिटी किसने बिल्कुल बंद कर दी? जो एक्ट विधानसभा से, जो फैसले कैबिनेट से लिए गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, वही फैसले लिए हैं, वही कैबिनेट से पास किए हैं। लेकिन मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी बंद कर दी उन्होंने। हमारा एक विधायक इरफान सोलंकी, उसका कोई विवाद हुआ था किसी बात को लेकर के, आपने उसे जेल में डाल दिया। रमाकांत यादव विधायक, 25 साल पुराने मुकदमे में जेल भेज दिया आपने। आए दिन झूठे मुकदमे लगा रहे हैं आप फेक इनकाउंटर करा रहे हैं आप फेक इनकाउंटर के नंबर 1 बन गए आप, केवल यह साबित करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। और पुलिस पे कितना करप्शन है। एक सिपाही पर 100 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, लेखपाल पे 100 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, एक वकील जेल में है। जिस दिन हम लोग आवाज उठाना बंद कर दें, उसी दिन वो वकील मारा जाएगा। आपने गाड़ी पलट दी, बताइए आप, जान चली गई उसकी। आप झूठे मुकदमे कौन लगा रहा है? झूठे मुकदमे क्यों लग रही है? फेक इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? उसके लिए मंगेश यादव को घर से उठा करके एसटीएफ ने मार दिया। एक झांसी में हुआ था इनकाउंटर, हमारे सब लोग गए थे वहां पर। ये शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं मैं। और जिस समय इनकाउंटर हुआ, सबने कहा कि फेक इनकाउंटर है। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उसने कई साल इंतजार किया, न्याय नहीं मिला उसको, उसने कुछ आत्महत्या कर ली। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ये जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर कटुता आई है तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि विपक्ष के प्रति कैसा व्यवहार है आपका। आप पैसा देकर के लोगों को बदनाम करते हैं, आप कई चैनलों को दाना खाना देकर के आप न्यूज चलवाते हैं। आप कौन जिम्मेदार है इसके लिए?
लेकिन आप ये स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि कटुता आई है। अगर वहां से कटुता आई है तो फिर आपकी तरफ से भी कटुता है। नहीं, हम तो हार पहनाएंगे, प्रेम करेंगे हम तो। हम क्यों नहीं प्रेम करेंगे? हम तो खरे खुद ही प्रेम कर रहे हैं। अखिलेश जी वो कहते हैं कि संसद नियम से चलती है, राहुल गांधी जो है वो नियम तोड़ते हैं, बिना नोटिस के वो विषय उठाते हैं, जिस किताब का पब्लिकेशन नहीं हुआ है उसको मेंशन करते हैं। उनका ये कहना है कि नियम तो लगातार विपक्ष की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से तोड़े जा रहे हैं। वो विषय बहुत बड़ा था और उस पर चर्चा लोकसभा में हुई, देश ने देखी, लेकिन एक सवाल वो छूट गया। मैंने एक फिल्म देखी थी 120 बहादुर, और उसके बारे में जो फौज के लोग और बहुत सारे लोग जानते होंगे, रिजांगला मेमोरियल को लेकर के। उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी कि उसे फैसला लेना था सीओ को, लेकिन सीओ ने फैसला लिया और कहा कि जो ऊपर से ऑर्डर आए मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी चेक पोस्ट बचाऊंगा, अपने भारत भूमि की जमीन बचाऊंगा। 120 बहादुर में सब शहीद हो गए, आखिरी गोली तक लड़े, आखिरी शरीर जो था वो लड़ता रहा, लेकिन उन्होंने जमीन बचा ली और उन्हीं की याद में रिजांगला मेमोरियल बना। बात यह है कि अगर जनरल साहब ने किताब में लिखा है तो आपको ट्रेनिंग मिली है वो जमीन बचाने के लिए। इसका मतलब भारत सरकार को उस पब्लिकेशन पर और उस आर्मी ऑफिसर पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने झूठ किताब लिखी है। सवाल राहुल गांधी जी पे नहीं उठाना चाहिए, कांग्रेस पे नहीं उठाना चाहिए, लोकसभा पे नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब कोई तो गलत है, सरकार गलत है, किताब छापने वाला गलत है, या जनरल साहब गलत हैं। आप बताओ कौन गलत है? अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन पे कार्रवाई करें जिन्होंने गलत लिखा है या गलत छप रहा था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? संसद की जो कार्रवाई अगर उसकी बात करें तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सबको पता था कि ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। फिर उससे क्या हासिल हुआ विपक्ष को? क्योंकि ऐसे और तमाम मुद्दे थे उस समय भी और देश में इस समय भी हैं, वो तमाम मुद्दे भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको कि उठाया जा सकता था संसद में, जिन पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन इस पर अपनी पूरी एनर्जी लगाई गई। लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। मुझे याद है विधानसभा चलती थी और कभी विपक्ष के कोई सवाल होते थे, उनको स्वीकार कर करके उससे बहस होती थी। सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती है बहस? सरकार विपक्ष के सवालों पर बहस करे। और स्पीकर साहब पे कम था, सरकार के खिलाफ ज्यादा था, क्योंकि सरकार क्यों दबाव बनाती है स्पीकर पर? सरकार की तरफ से क्यों दबाव बनता है? एक और बहुत अहम मुद्दा है जिसकी चर्चा हो रही है इस वक्त, मैं चाहूंगी कि आप उस पर आपके क्या विचार हैं जरूर रखें। कि ये कहा जा रहा है कि इसी सत्र में सरकार एक विधेयक ला सकती है और लाने वाली है परिसीमन के मुद्दे पर। सीटों की जो संख्या है वो 50% बढ़ जाएगी और उसके जरिए महिला आरक्षण भी लाया जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है? हालांकि इस पर चर्चा बहुत हो रही है। हमारा मानना है कि सेंसस हो, जाति जनगणना हो और महिलाओं को आरक्षण मिले, और उसके बाद डिलिमिटेशन जो करना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिना दक्षिण भारत के पॉलिटिकल पार्टी से बात किए हुए इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। हम अपना पक्ष तभी रखेंगे जब दक्षिण भारत के हमारे सभी मित्र दलों से बात हो जाएगी, क्योंकि लोग चर्चा दूसरी करने लगते हैं कि यूपी को लाभ होगा, यूपी में सीटें बढ़ जाएंगी। यूपी में तो प्रधानमंत्री भी दिया, यूपी को कौन सा लाभ मिल गया ज्यादा? वो विषय पे हम बहस नहीं करना चाहते। अब एक और चीज जो काफी चर्चा में है वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, उससे क्या मिलेगा? उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी चाहिए और उन्हें वोट काटने से ज्यादा वोट जुड़वाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये जो एसआईआर हुई है ये वोट काटने की एक्सरसाइज थी, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज नहीं थी। और यूपी में तो कई बार पकड़े गए ये लोग। वैसे देश में तो चुनाव कई बार पकड़ा गया। अभी हाल फिलहाल एक पत्र चल रहा है, लेटर चल रहा है, जिसमें बीजेपी का खुद ही स्टैंप लगी हुई है, बहुत वायरल है वो लेटर।
लेकिन यूपी को देखते हुए जो फैसले इलेक्शन कमीशन ने लिए, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिलकर के भेदभाव करता है। हमारा बाई इलेक्शन लूट लिया गया, पूरा लूटा गया। पुलिस ने वोट डाला, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? हमने कहा कि सीसीटीवी निकलवाइए, आपको पुलिस मिल जाएगी प्राइवेट ड्रेस में। एक एक व्यक्ति ने 6-6 वोट डाले। कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, कौन अधिकारी बूथ पे जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ सुना नहीं। क्यों नहीं सुना चुनाव आयोग ने? और फिर अभी जब फॉर्म 7 भरा जा रहा था, बीजेपी के लोगों ने एक जो मजदूर है, गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो दस्तखत नहीं कर सकता था, उसके दस्तखत कर करके हमारा वोट कटवा दिया। वो हम लोगों ने पकड़ लिया। वो नंदलाल को बड़ी मुश्किल से हम लोग ढूंढ करके लाए और सबके सामने हम लोगों ने खड़ा किया उसको। वो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, अंगूठा चलाता है, अंगूठा मारता है, उससे साइन करवा करके वोट काट दिए। मैं जानना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की अधिकारियों पर? कार्रवाई बता दें क्या की है। इलेक्शन कमीशन का नियम है कि इतनी बड़ी संख्या में ही फॉर्म 7 एक व्यक्ति भर सकता है। एक दशरथ नाम के व्यक्ति ने 100 से ज्यादा वोट कटवाने का दस्तखत कर दिए। और दस्तखत कहां से हो रहे हैं? कहीं उनकी एक ऑफिस है, उनके पास कोई कंपनी उन्होंने हायर की है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी नहीं है उनके ऊपर। उन्होंने कंपनी हायर की है, वोटर लिस्ट से नाम निकालते हैं, किसका वोट काटना है। सबसे ज्यादा मुस्लिम और पीडीए का वोट काटा उन्होंने। हम लोगों ने पकड़ा। बताइए क्या कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन ये बता दे कि नंदलाल के नकली दस्तखत करके जो आपने फॉर्म 7 भरवाया था, जिससे वोट काटा था आपने, उस अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की आपने? लेकिन अखिलेश जी, जब आप एक पूरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठाते हैं, चुनाव तो होंगे, अभी भी होंगे, आप भी चुनाव में मैदान में उतरेंगे, आपके उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे, तो आप पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दे रहे हैं। तो फिर आप जनता को किस आधार पर कहेंगे कि आप जाइए वोट करिए? क्योंकि उनका विश्वास तो आप खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इस संस्था में विश्वास ही मत करिए। तो मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश का भरोसा इलेक्शन कमीशन पे और बढ़े। एक नंदलाल जिसके आपने फर्जी दस्तखत किए, उस अधिकारी पे कार्रवाई कर दो। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम किससे कहें कि कार्रवाई करें? आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। हमने पकड़ा, उसके आपने फर्जी दस्तखत किए हैं, ये फॉर्म है, आप उसके साइन मिला लीजिए। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने इसका जवाब मैं किससे मांगू? इसीलिए सवाल उठते हैं इलेक्शन कमीशन पर। ये तो एक बहुत छोटा उदाहरण दिया मैंने। ऐसे बाई इलेक्शन के न जाने कितने लेटर हम लोगों ने लिखे हैं। रामपुर का सबसे ज्यादा चुनाव लूटा था उन्होंने। वो विजुअल्स हैं जहां पुलिस रोक रही है लोगों को, वोट नहीं डालने दे रही है। बेईमानी न की होती बीजेपी के लोगों ने, तो उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी बाहर हो गई होती। अभी तो कम हारे हैं, ज्यादा हार गए होते। अब अखिलेश जी, हर किसी के मन में एक सवाल है। हमने देखा कि जब भी सरकार राहुल गांधी जी को घेरती है तो कांग्रेस के नेता जितने मुखर नहीं हो पाते हैं, उससे ज्यादा अखिलेश जी आ जाते हैं उनके बचाव के लिए। तो क्या यूपी के लड़कों की बॉन्डिंग फिर से दिखाई दे रही है? हम भारत सरकार जैसे नहीं हैं कि पानी का जहाज आपके क्षेत्र में आकर के अमेरिका ने डुबा दिया। हम लोग समाजवादी हैं। अगर हैं किसी के साथ तो पक्के उनके साथ हैं। तो 2027 में भी साथ हैं? बॉन्डिंग दिखेगी यूपी में? अभी तक तो साथ हैं हम लोग, और 27 में भी साथ होंगे। पिछले 2-3 सेशंस में हमने देखा संसद में सारा जो विमर्श था वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द था। कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को हीरो की तरह देख रहे हैं। अखिलेश जी इसको कैसे देखते हैं? ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं आप? नहीं, आपका परसेप्शन तो नहीं, मैंने अपना बता दिया। हम तो मित्र आप दल उनको हैं हीरो उनके। की तरह देख रहे हैं। नहीं, हम तो मित्र दल हैं उनके। लेकिन अखिलेश जी, जब आप पश्चिम बंगाल जाते हैं तो आप ममता दीदी को हीरो की तरह देखते हैं। आप ममता दीदी का वैसे समर्थन करते हैं। आप ये कहते हैं कि बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है तो दीदी लड़ रही हैं। जिस समय इंडिया गठबंधन बना था, जो रीजनल पार्टी जहां पर जिस दल की ताकत ज्यादा है, जो बीजेपी से लड़ रहा हम उसके साथ है। उसी सिद्धांत पे आज भी मैं वैसे ही खड़ा हूं। लेकिन ममता दीदी का कहना है कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष की अगुवाई करते रहेंगे बीजेपी जीतती रहेगी। आपका इस पे क्या टेक है? मैं ये जानता हूं कि
बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक हार का रास्ता ढूंढ रही है। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि दीदी जब ये कहती हैं कि अगर विपक्ष की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे तो बीजेपी ही जीतेगी। ये अभी अगुवाई की कोई बातें नहीं है। अभी फिलहाल बंगाल में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी रास्ता ढूंढ रही है कि सम्मानजनक हार कैसे, उसका रास्ता कैसे निकालें। नहीं, लेकिन अखिलेश जी, बहुत से दल ये आवाज उठाते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई ममता बनर्जी को करनी चाहिए। कुछ लोग अखिलेश यादव की मांग करते हैं कि अखिलेश यादव को अगुवाई करनी चाहिए। नहीं, हम तो यूपी से बाहर जाना नहीं चाहते। अभी फिलहाल यूपी में हम लोगों को लड़ना है और यूपी के ही विकास के लिए काम करना है। अपनी स्थिति तो आपने साफ कर दी, मगर इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी जी की क्या जगह हो सकती है? यूपी के झूठ से इसलिए लड़ना है कि आज ही अखबार मैंने विज्ञापन पढ़ा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए कोई नई चीज कर रहे हैं। बताइए, जब विदाई का समय आ गया है तब सिंगल विंडो क्लियरेंस कर रहे हैं। बड़ा विज्ञापन दिया उन्होंने, उनका खुद ही इस बार होने जा रहा है। बाहर का रास्ता निकलेगा उसी से। अब देखिए, आपने एक हमें टीजर तो दे दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, आप कैसे देखते हैं इनके नतीजों को? बीजेपी की बहुत बुरी हार होने जा रही है सभी में, सभी जगह। एक बार फिर अगर उनके पास है ही कौन सा स्टेट है उनके पास? एक ही स्टेट है, वो वही तो हारना है उन्हें। फिर तो सब हार ही रहे हैं वो। लेकिन हम जब इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो एक और चर्चा जो बार बार होती है वो है कि राहुल गांधी अलग अलग घोड़ों की थ्योरी देते हैं, बताते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर किस तरह के लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तो 30% वोट जो टिकट हैं वो मैं ही बांटूंगा, मेरे पास सारा जो कंट्रोल है वो मेरे पास मौजूद है। अगर ये है तो फिर जीतेगी कैसे? हालांकि इससे ज्यादा बीजेपी में चलता है, लेकिन बीजेपी की बात बाहर नहीं आती है। ये कांग्रेस को मीडिया मैनेजमेंट करना चाहिए। नहीं तो कैसे सिखाएंगे आप सिखाइए इसमें कुछ। मैं कोई सिखाने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल इतना ही सीखा हूं, जिसका दाना उसका गाना, दाना बंद गाना बंद, इतना सीख पाया हूं 10 साल में। लेकिन अखिलेश जी, एक सवाल मेरा आपसे, आपके 2027 के जो प्लानिंग है उससे जुड़ा हुआ भी है कि पिछली बार जब आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया उसकी बहुत चर्चा हुई, लेकिन उसमें एक चर्चा ये भी हुई कि आपका जो कोर वोटर जिसे कहा जाता है उनके टिकट थोड़े कम हुए। अब फिर ये चर्चा हो रही है कि उनके और कम हो सकते हैं। क्या इस तरह की रणनीति पे काम करेंगे आप जीत के लिए? जितने भी समाजवादी सोच के लोग हैं, सेकुलर सोच के लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, और जो लोग सामाजिक न्याय का संघर्ष करते रहे हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए और पीडीए के हक और सम्मान के लिए जो लड़ना चाहते हैं, और किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा, जो जीतने वाला होगा वही टिकट पाएगा। और यूपी में जो समीकरण है, समीकरण के आधार पर ही हम लोगों को मौका देंगे। अखिलेश जी, एक चीज सामने आई हमारे, वो ये है कि राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी पीएम को और काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग की है। आपका इस पर क्या टेक है? मैं थोड़ा लेट हो गया इसमें पत्र लिखने में लेकिन पत्र हम लोगों को इसलिए भी लिख देना चाहिए था कि मान्यवर काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है पीडीए समाज को जगाने में, बहुजन समाज को जगाने में। और साथ ही साथ एक समय ऐसा भी आया था जब लोकसभा में वो नहीं पहुंच पा रहे थे, तो नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के इटावा से सबसे पहले उन्हें लोकसभा में भेजा था। तो समाजवादियों का बहुत बड़ा योगदान है बहुजन समाज को हक और सम्मान दिलाने के लिए और सत्ता तक पहुंचाने के लिए। इसलिए पत्र उन्होंने पहले लिख दिया, पत्र हम लोगों को पहले लिख देना चाहिए था। लेकिन अखिलेश जी, बहुत सारे लोग नेताजी को भी भारत रत्न देने की मांग करते हैं। क्या अखिलेश जी भी कोई चिट्ठी लिखेंगे? देखिए, वो क्योंकि मेरे पिताजी रहे और पार्टी उन्हीं की है, उन्होंने विचार दिया है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कि वर्कर्स की भावना है, लीडर्स की भावना है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल, यूजीसी पर काफी विवाद हुआ, छात्र सड़क पर आए
आरोप लगा कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया। हालांकि आपका रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के उस पर आया, लेकिन कोई स्टैंड नहीं लिया गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि दोषी बचे नहीं और अन्याय हो नहीं, ये बात हम लोगों ने पहले कही। और आखिरकार साजिश कौन कर रहा है? कभी फिल्म बनाने की साजिश करना कौन कर रहा है? फिल्में बनवाने की साजिश कौन कर रहा है? क्वेश्चन पेपर में आखिरकार कौन क्या डाल रहा है? हम लोग न्याय चाहते हैं और कोई भी दोषी हो वो बचे नहीं, और अन्याय किसी के साथ होने नहीं देंगे। ये पीडीए और समाजवादी पार्टी का हमेशा सिद्धांत रहा है। अखिलेश जी, अभी राज्यसभा की सीटों के लिए जब चुनाव हुए तो हमने असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव के बीच थोड़ी सी दोस्ती देखी, बॉन्डिंग देखी। वो गुंजाइश कुछ अखिलेश यादव जी के साथ भी बनती है असदुद्दीन ओवैसी की? अभी 2024 का चुनाव हम सब ने मिलकर के जीता है। उसी रणनीति को और मजबूत बना करके, उसी रणनीति पर और लोगों को जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही आप भी जुड़ सकते हैं, गुंजाइश है? हम किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं। जो हमारी रणनीति रही है पीडीए की, हम उस रणनीति से अलग नहीं होने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए और पीडीए समाज को जोड़ने के लिए, जो पीड़ित होगा, जो दुखी होगा, जो अपमानित होगा, उसको हम जोड़ने का काम करेंगे। अखिलेश जी, पिछली बार भी उन्होंने दरवाजा खटखटाया था आपका, इस बार भी आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो कोई गुंजाइश बनेगी? अखिलेश यादव स्वागत करेंगे, गले मिलेंगे? अब आप इतना ही पूछ रहे हो तो मैं ये बता दें, लोकसभा में हम दोनों अगल बगल बैठते थे एक जमाने में। नहीं, वो तो वो जमाना था, अब इस जमाने में क्या होने वाला है? 27 की बात है अब तो। मैंने आपसे कहा कि पीडीए की रणनीति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पीडीए ने जिताया हमें, हम लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।